क्या आप सोच सकते हैं कि भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां किसी के नाम से आप उसकी जाति नहीं जान सकते, जहां स्कूल के रजिस्टर से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सरनेम लिखना एक अघोषित पाप माना जाता है। लेकिन रुकिए, क्या सरनेम हटा लेने से जाति खत्म हो गई, या फिर यह सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे जातिवाद का सबसे खूंखार खेल खेला गया है? हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। तमिलनाडु की यह सच्चाई है। मैं बात कर रहा था तमिलनाडु की। तमिलनाडु की इस राजनीति की नींव रखी थी ईबी रामास्वामी पेरियार ने। उसका सपना था कि एक ऐसा समाज जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से न हो। पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया और लोगों से कहा, फेंक दो इन जाति सूचक उपनामों को। और इसका फल क्या हुआ? आज तमिलनाडु के 90% लोग अपने नाम के पीछे अय्यर, पिल्लैया, थेवर जैसे सरनेम नहीं लगाते और वे गर्व से कहते हैं कि हम द्रविड़ हैं। लेकिन क्या सरनेम बदलने से ही जातियां खत्म हो गई, या अभी भी जातिवाद का जहर तमिलनाडु में है, या यह सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की एक सोची समझी चाल है? वास्तव में सच्चाई यह है कि तमिलनाडु में सरनेम पर पाबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। पार्टियां सरनेम का विरोध इसलिए करती हैं ताकि वे खुद को एक विशाल द्रविड़ियन पहचान के रूप में पेश कर सके। वे दुनिया को दिखाती हैं कि हम आधुनिक हैं, हम प्रगतिशील हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख आती है, इन पार्टियों के अंदर खाने का गणित बदल जाता है। वहाँ नाम के पीछे जाति नहीं लिखी जाती है, लेकिन वोट अघोषित जातिगत नेताओं का ही जाता है। और जातियों के नाम पर ही वहाँ कई पार्टियां बनी हैं, संगठन बने हैं। तमिलनाडु की छोटी हो या बड़ी पार्टियां, चाहे वो डीएमके हो या एआईएडीएमके, बाहर से द्रविड़ एकता का राग अलापती हैं, लेकिन अंदर खाने वे उन्हीं छोटी छोटी जातिगत पहचानों को सहलाती हैं। अगर इलाका बनियार बाउल है तो उम्मीदवार की योग्यता नहीं, उसकी जाति देखी जाएगी। अगर क्षेत्र थेवर या गोंडर का है तो वह द्रविड़ विचारधारा धरी की धरी रह जाएगी। और यह विरोधाभास देखिए कि नाम में जाति लिखना प्रतिबंधित है, लेकिन राजनीति का रोम रोम जातिवाद से भरा है। बिना सरनेम के इस राज्य में लोगों को पता होता है कि कौन सा नेता उनकी बिरादरी का है। यह एक अदृश्य सरनेम है जो केवल चुनाव के दिन ईवीएम मशीन पर चमकता है। तो क्या पेरियार का यह आंदोलन सफल रहा? शायद कागजों पर ही हाँ, लेकिन आत्मा में बिल्कुल नहीं। आज भी वहाँ की राजनीति जाति के साइलेंट कार्ड पर टिकी है। सरनेम हटाना में एक क्रांतिकारी कदम अवश्य था, लेकिन जब तक राजनीतिक दल अपनी रोटियां जाति के चूल्हे पर सेकना बंद नहीं करेंगे, तब तक यह बिना सरनेम वाला जाति वाला समाज सिर्फ एक राजनीतिक ढोंग ही बना रहेगा। अब यह हुआ कैसे? पेरियार ने 1920-30 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। यह जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए चलाया गया था और इसके तहत लोगों से अपने नाम के पीछे अय्यर, मुदलियार, चेतियार जैसे जाति सूचक शब्द हटाने की अपील की गई थी। डीएमके और एआईडीएमके या जो भी दल थे, द्रविड़ दल, उन्होंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड और स्कूली शिक्षा में जाति के नाम को हटाकर प्रारंभिक शब्द इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया। यह कहना सही है कि तमिलनाडु की राजनीति गहराई से जातिगत समीकरणों पर टिकी है। भले ही लोग नाम में जाति न लिखें, लेकिन चुनाव के समय पार्टियां अक्सर समुदायों जैसे थेवर, बनियार, कोंगू, बेलार को लुभाने के लिए जातिगत कार्ड खेलती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु में लोग नाम कैसे रखते हैं। उत्तर भारत के नाम और उनके आगे सरनेम होता है। यह पैटर्न उत्तर भारत में है, लेकिन तमिलनाडु में पिता के नाम पर आधारित यानी पेट्रोनेमिक सिस्टम चलता है। इसमें उदाहरण यदि हम दें, यदि पिता का नाम रवि है और बेटे का नाम कार्तिक,
तो उसे आर कार्तिक लिखा जाएगा। जैसे महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम में ए उनके नाम की जगह अक्सर पूर्वजों के गांव को लिया जाता है और P व J उनके पिता और दादा के नाम को दर्शाते हैं। इस आंदोलन से पहले तमिलनाडु में जैसे ब्राह्मणों के सरनेम अय्यर, अयंगर, शास्त्री आदि मिलते थे, जबकि व्यापारी और जमींदार लोगों के सरनेम चेतियार, मुदलियार, पिल्लई आदि मिलते थे। इसी तरह कृषक या योद्धा समाज के जो सरनेम थे वे थे थेवर, बनियार, गोंडर, नायडू आदि, और अन्य जो जातियां थी उनमें नाडार या आदि दरबड़, इस तरह के सरनेम मिलते रहे हैं। इन सरनेमों को तो हटा दिया गया, लेकिन एक संकट भी पैदा हो गया। आजकल जब तमिल लोग विदेश जाते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं तो उन्हें सरनेम कॉलम भरने में समस्या आती है। ऐसे में अपने पिता के नाम को ही अपना सरनेम बना लेते हैं, लेकिन अगली बार जब उनका पुत्र अपना पासपोर्ट बनाता है तो उसमें फिर पिता का नाम भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें सरनेम बदल जाता है, क्योंकि दादा और पिता का नाम एक जैसा नहीं होता और इससे कई बार मुश्किल भी होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका लाभ क्या हुआ। तात्कालिक तौर पर यदि हम नाम सुनकर देखें तो किसी भी जाति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे शुरुआती भेदभाव कम होता है। स्कूल और दफ्तरों में बच्चों और कर्मचारियों के बीच एक न्यूट्रल वातावरण बनता है। इसने तमिलों को एक सूत्र में बांधने और उत्तर भारतीय जाति व्यवस्था से अलग एक विशिष्ट भाषाई पहचान बनाने में मदद की। लेकिन मुश्किल तब होती है जब राज्य से बाहर जाने पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे पासपोर्ट, वीजा, केवल नाम होने से भ्रम पैदा होता है, जैसे मैंने पहले भी किया। कई लोगों को मजबूरन पिता का नाम सरनेम की जगह लिखना पड़ता है। कई आलोचक कहते हैं कि नाम से सरनेम हटाने से दिल से जातिवाद खत्म नहीं हुआ। वैवाहिक विज्ञापनों, स्थानीय राजनीति और सामुदायिक संगठनों में आज भी उतनी ही प्रभावी तौर पर जाति जिंदा है। कई पीढ़ियों के बाद वंश वृक्ष को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर पीढ़ी का सरनेम यानी पिता का नाम बदल जाता है, तो वंश या वंशावली समझने में मुश्किल आती है। लेकिन इस जाति सरनेम को हटाने और राजनीति का एक अंतर विरोध आपको तमिलनाडु में देखना होगा। भले ही कागजों पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी फॉर्म में सरनेम कायम हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात और हैं। थेवर, बनियार, कोंगू, बेलार और दलित समुदायों के अपने अपने वोट बैंक हैं और पार्टियां इन्हीं के आधार पर टिकट बांटती हैं। भले ही नाम में सरनेम न हो, लेकिन अपनी गाड़ियों पर जातियों के झंडे या महापुरुषों की तस्वीरें लगाकर अपनी पहचान में जाहिर कर लेते हैं। अंत में यही कह सकते हैं कि तमिलनाडु में सरनेम हटाना में क्रांतिकारी सामाजिक प्रयोग था, जिसने सार्वजनिक शिष्टाचार को तो बदला, लेकिन सामाजिक गहराई में छिपी जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने में यह नाकाम रहा। तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, यह पार्टी स्वयं को सभी पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधि बताती है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इसका नेतृत्व मुदलियार और पिल्लई जैसे समुदायों से शुरू हुआ और इसका आधार थेवर और कोंगू बेलार सहित लगभग सभी बड़े OBC समूह में है। इस पार्टी का संचालन करुणानिधि परिवार के पास है, जिसके पुत्र अब स्टालिन मुख्य। दूसरी पार्टी है AIADMK, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। MG रामचंद्रन की गठित इस पार्टी में जयललिता भी मुख्यमंत्री रही। इसका मुख्य प्रभाव थेवर और गोंडर समुदायों के बीच में है, और वैसे तमिलनाडु के पश्चिम भाग कोंगू नाडु में गोंडर समुदाय इस पार्टी का सबसे बड़ा स्तंभ है। एक और पार्टी है PMK, पत्ताली मक्कल कच्ची। यह मुख्य रूप से बनियार समुदाय की पार्टी है। उत्तरी तमिलनाडु में बनियार समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है और यह PM के खुलेआम इस जाति के आधारों पर यानी जातिगत राजनीति करती है। एक पार्टी है VCK, इसका नाम है विथुलाई थिरुथागीगल कत्सी यानी लिबरेशन पैंथर पार्टी। यह मुख्य रूप से दलितों विशेषकर परैयार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला दल है। एक और पार्टी है MDMK, इसका नाम है मालमराची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम।
वाई को इसके नेता रहे हैं और इसका प्रभाव नायडू और कुछ पिछड़ी जातियों में है। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो भी दल हैं ये कहीं ना कहीं जातियों के समूह का ही नेतृत्व करते हैं। अंत में यही कि सरनेम हटाना सामाजिक सुधार जरूर था, जिससे रोजमर्रा के जीवन, स्कूलों, दफ्तरों से जातिगत अपमान को कम किया, लेकिन राजनीति में जाति एक इलेक्टोरल यूनिट यानी चुनावी इकाई बन गई। पार्टियां सरनेम का विरोध इसलिए करती हैं क्योंकि खुद को द्रविड़ियन यानी एक विशाल पहचान के रूप में पेश करना चाहती हैं, लेकिन अंदर खाने हुए उन्हीं छोटी छोटी जातिगत पहचानों को सहलाती हैं ताकि सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके। यह भारत का एक ऐसा राज्य है जहां लोग अपने नाम के साथ जाति नहीं लिखते, लेकिन वोट अपनी जाति के अघोषित नेताओं को देते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।